तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 से अपन स्टार्ट करेंगे और पीडीएफ तो जो है वो आप डाउनलोड कर चुके होंगे जैसा लास्ट वीडियो में दिया हुआ था। वीडियो के ठीक नीचे वीडियो टाइटल था, साइड में एरो बना था, उसको आप क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन ओपन हो रहा था और उसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक था। हो सकता है इस वीडियो में भी वो लिंक मिल जाए आपको। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। और बच्चों, सब्सक्राइब करने से एक फायदा ये है कि जो भी नए वीडियो मिलते हैं वो आपको पता चलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, the sum and difference of two vectors are perpendicular to each other. Prove that the vectors are equal in magnitude. Let the vectors are a bar and b bar, and the sum of two vectors means a bar plus b bar. A bar plus b bar. क्वेश्चन में गिवन है आपको the sum and difference of two vectors are perpendicular to each other. Prove that the vectors are equal in magnitude. Let the vectors are a bar and b bar. Then the sum of two vectors means a bar plus b bar. Difference means a bar minus b bar. And we have to given the sum of these two vectors is perpendicular to difference of these two vectors. That means a bar plus b bar, it is perpendicular to a bar minus b bar. ये हमको गिवन है बच्चों, और इसके हेल्प लेकर हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो कभी भी वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग को मालूम है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो a प्लस b डॉट a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इज इक्वल टू 0। a डॉट a बच्चों a स्क्वायर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेक्टर्स हम लोग को मालूम है a डॉट a इज इक्वल टू मॉड a इंटू cos 0। जो लाइक वेक्टर्स हैं तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो थीटा 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब a डॉट a इज इक्वल टू cos 0 1 हो गया, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, माइनस b डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस a डॉट b प्लस a डॉट b कैंसिल, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। हमने प्रूव कर लिया कि इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स it is perpendicular to difference of the given vectors, that means the vectors are equal in magnitude. Question number 9. The sum and difference of two vectors are equal in magnitude, that is mod of a plus b is equal to mod of a minus b. Prove that the vectors are perpendicular to each other. हमको क्वेश्चन में गिवन है टू वेक्टर्स, उनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड और डिफरेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, और हमको प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी को बच्चों हम लोग ये गिवन था, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। यदि हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी।
और राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको प्रॉपर्टी पता है a डॉट a इज इक्वल टू ऑफ a स्क्वायर। तो लाइक वेक्टर्स जो होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, तो उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पर वेक्टर a प्लस बी कोई होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर गिवन था, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। यहाँ पर a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब ये हो जाएगा a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट b। तो a डॉट a को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a डॉट b। वैसे देखो बच्चों, ठीक है, a प्लस b जाएगा प्लस b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। b डॉट a b स्क्वायर a डॉट a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, इसको लिख सकते हैं माइनस a डॉट b। b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b प्लस b डॉट b, इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, कंप्लीट राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाएं, तो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b is equal to 0, means a dot b is equal to 0। इसका मतलब वेक्टर a it is perpendicular to वेक्टर b। प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कि यदि हमको जो गिवन था मॉड ऑफ a प्लस b is equal to मॉड ऑफ a माइनस b, तो उसका स्क्वायर करके हमने प्रूफ कर दिया वेक्टर a it is perpendicular to वेक्टर b। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। If the magnitude of two vectors are 3 and 4 and the magnitude of their scalar product is 6, then find the angle between the vectors. Okay, let the vectors are a bar and b bar. Therefore a dot b is equal to mod a into mod b into cos theta। Therefore cos theta is equal to a dot b upon mod a into mod b, a into b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इज इक्वल टू, हमको इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट गिवन है 6, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, तो डेफिनेटली 3 से ही हो गया 2, 2 by 4 1 by 2, means theta is equal to of 60 degree, cos theta is equal to half, इसका मतलब है theta is equal to of 60 degree। Next question number 11, find the angle between the vectors p bar and q bar, while p bar dot q bar is equal to 96 and p bar is equal to 16√3 and q bar is equal to 4 units। सेम क्वेश्चन है और इसमें अपन बस a की जगह p लिखा है और p की जगह q और वैल्यूज गिवन है p डॉट q, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
three vectors a bar, b bar and c bar are such that a bar is equal to b bar plus c bar and their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively. Find the angle between the vector a bar and b bar. Okay, क्वेश्चन नंबर 11। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर गिवन है a बार इज इक्वल टू b बार प्लस c बार। इसका मतलब a बार जो है वो b बार और c बार का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सपोज ये वेक्टर b बार, ये वेक्टर c बार, b बार, c बार, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा होगा फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। इसको लिखोगे आप b प्लस सी, लेकिन क्वेश्चन में इसको b प्लस सी तो क्या बोला गया है a, तो इसका मतलब है कि a बार इज इक्वल टू हमको b प्लस सी ये गिवन है। अब इनके मैग्नीट्यूड तो गिवन है a का मैग्नीट्यूड 5, b का मैग्नीट्यूड 4 और c का मैग्नीट्यूड 3 और हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन a एंड b। तो बच्चों कुछ ऐसा करो कि a डॉट b वाली टर्म बन जाए, क्योंकि a डॉट b होता है ab cos थीटा और थीटा होता है एंगल बिटवीन a एंड b। यदि पूछा होता है फाइंड एंगल बिटवीन b एंड c तो फिर हम कुछ ऐसा करते कि b डॉट c वाली टर्म बनती, पर अभी फिलहाल a डॉट b कैसे बनेगी, तो आप कुछ नहीं करो, b को ट्रांसफर कर दो, तो a बार माइनस b बार इज इक्वल टू c बार, ये आपको मिला। अब इसमें c बार डॉट c बार करो, तो c बार मतलब a माइनस b, तो a माइनस b डॉट a माइनस b, तो सॉल्व के इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का है a डॉट b वाली टर्म बन जाएगी। तो c डॉट c हो जाएगा c स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b, फिर माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। देखो a डॉट b वाली टर्म आ रही है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a डॉट b प्लस b डॉट b हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस a डॉट b, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करो 2a डॉट b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करो। अब ये हो गया बच्चों 2 into a into b into cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन a एंड b जो हमको फाइंड करना है। ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab cos थीटा इज इक्वल, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन a एंड b, क्योंकि a डॉट b किया है आपने और यही फाइंड करना है। अब a की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 5 गिवन है, तो 5 स्क्वायर, b की वैल्यू 4 तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 2 into 5 into 4, तो cos थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9 अपॉन 5 into 2 10 40, cos थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, 25 प्लस 7 32 हो जाएगा बाय 40, 8 4 जा 8 5 जा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। ये बच्चों आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था एक्चुअली में एक क्वेश्चन, ठीक है,
यहाँ पर आंसर मिस्टेक दिख रही मुझे 0.6 0.8 आना चाहिए क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 3 है। तो यहाँ पर जो आंसर है कॉस इनवर्स 0.6 लिखा हुआ है, एक्चुअली में कॉस इनवर्स 0.8 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों लास्ट आपने किया था क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो में शायद नंबर डाला हुआ था 11, तो एक्चुअली में 11 तो मैंने आपको समझा दिया था ओरली और 12 सॉल्व करवा दिया था। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है फोर्स, the force of 10 Newton acts on a body and it is displaced through a distance of 2 meter in the direction of force. Calculate the work done. बेटर ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लें क्योंकि आगे की भी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। देखो बच्चों, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ कोई बॉडी है और आपने मान लीजिए फोर्स अप्लाई किया F, बॉडी ए से यहाँ जाएगी बी पर और मान लीजिए डिस्प्लेस हो रही है एस। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो यदि ये एस है तो उसका ये वाला कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट जो एंगल नहीं बना रहा और एस कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा एस साइन थीटा। एक्चुअली में वर्क जो है उसकी डेफिनेशन होती है, एक्चुअल डेफिनेशन होती है, आप लोग बोलते हैं केवल वर्क, आप लोग से पूछा है व्हाट इज वर्क तो आप लोग बोल देते इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पर एक्चुअल में वर्क इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो आपने यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको लेंगे सी, तो एक्चुअल में वर्क होगा फोर्स इनटू ऑफ एसी और W इज इक्वल टू F इनटू ये AC जो आपको दिख रहा है S cos थीटा, इसका मतलब W इज इक्वल टू F डॉट S। तो इसीलिए बच्चों वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में 13 में तो डायरेक्ट सिंपल हो गया कि हमको फोर्स की वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू गिवन है 2 मीटर और थीटा गिवन है 0, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो वर्क कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो W इज इक्वल टू फोर्स 10 डिस्प्लेसमेंट 2 एंड cos 0। cos 0 बच्चों 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 20 जूल और ये आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन आप देखें क्वेश्चन नंबर 14, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। इसमें फोर्स जो है वो हमको गिवन है 10I माइनस 3J प्लस 6 के न्यूटन is acting upon a body of 5 kg and the body is displaced from 6I plus 3J minus 5K meter to 10I minus 2J plus 7K meter. Calculate the work done. Actually में क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, सपोज ये Q, इस P का पोजीशन वेक्टर गिवन है सपोज R1 बार, सेकंड पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है R2 बार और बॉडी जो है वो P से Q ऐसा डिस्प्लेस हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो यदि ये R1 है या R2 है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या जाएगा R2 माइनस R1।
हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ एस बार इज इक्वल टू R2 बार माइनस R1। अब हमको इस क्वेश्चन में फोर्स वेक्टर गिवन है और फोर्स वेक्टर गिवन है 10i माइनस 3j प्लस 10i माइनस 3j प्लस 6k, और ये जो इनिशियल पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है R1 बार, ये गिवन है 6i प्लस 3j माइनस 5k, 6i प्लस 3j माइनस 5k। सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है और वो है 10i माइनस 2j प्लस 7k। मतलब जैसा क्वेश्चन है आप समझिए कि जो बॉडी उस पर लगने वाला फोर्स गिवन है और कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो डिस्प्लेस हो रही है, तो फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो आप इन पोजीशन वेक्टर की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लीजिए। तो s बार इज इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार हो जाएगा। s बार इज इक्वल R2 हो जाएगा 10i माइनस 2j R2 और R1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, इससे s बार आ जाएगा 10i माइनस 6i 4i माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j प्लस 7k, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 12k। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमको यदि वर्क कैलकुलेट करना है तो हमको वर्क W इज इक्वल टू समझता है F डॉट S, जिसमें से F हमको गिवन है 10i माइनस 3j प्लस 6k डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4i माइनस 5j प्लस 12k। भाई ये फोर्स है और ये आपने फाइंड कर लिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क के लिए F डॉट S होता है, मैंने प्रूफ करके बताया यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू, अब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप निकालना जानते हैं। यदि मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर है A बार इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, सेकंड वेक्टर है BXI प्लस BYJ प्लस BZK, तो A डॉट B होता है AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 4, क्योंकि AX का मतलब 10, AY का मतलब -3 और AZ का मतलब 6, BX का मतलब 4, BY का मतलब -5 और BZ का मतलब 12। हमारा फॉर्मूला होता है A डॉट B AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। तो जाएगा 10 इंटू 4 -3 इंटू -5 तो +5 प्लस हो जाएगा +6 इंटू +6 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 40 15 72 W इज इक्वल टू 127 जूल। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर 127 जूल। क्वेश्चन नंबर 15 prove that the two vectors
2i plus 3j minus 4k and 6i minus 8j minus 3k are perpendicular to each other। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, जीरो आना चाहिए। तो वेक्टर ए गिवन है हमको 2i plus 3j minus 4k, सेकेंड वेक्टर है b बार इज इक्वल टू 6i minus 8j minus 3k। अब इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालो a डॉट b। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है ax bx plus ay by plus az bz। तो ये जाएगा 2 into 6 plus 3 into minus 8 plus minus 4 into minus 2। ये ax ay az bx by bz। तो a डॉट b इज इक्वल टू 12 minus 24 plus 12। a डॉट b इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया कि वेक्टर a दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। फिर क्वेश्चन नंबर 16, टू वेक्टर्स गिवन है, केवल हमको कैलकुलेट करना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b बच्चों मैंने सिखाया था आप लोगों को, i j k डिटरमिनेंट में, i j k फर्स्ट रो में, उसके बाद ax ay az। तो जैसा क्वेश्चन में दिखा है ax दिखा है मुझे 4 minus 2 and 6, फिर bx by bz minus 1 2 minus 3। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको i लिखना है और i वाली रो को छोड़ देना i वाले कॉलम को, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, माइनस फिर 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे, आई को पॉजिटिव लिखते हैं, उसके बाद जो जे होता है उसको नेगेटिव, ऑल्टरनेट में साइन चलता है। जब जे वाली रो लोगे तो इसको छोड़ दोगे जे वाले कॉलम, फिर ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जैसे कर रहे थे, 4 इंटू -3 -12 माइनस माइनस साइन लगते ही है, फिर -1 इंटू 6 तो डेफिनेटली -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस के, आई पॉजिटिव जे नेगेटिव फिर के पॉजिटिव। अब जे वाली रो को छोड़ दोगे जे वाले कॉलम को, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 2 8 माइनस -1 इंटू -2 प्लस 2 ये 2। इसका मतलब है आपको a क्रॉस b की वैल्यू मिल गई है, a क्रॉस b इज इक्वल टू 6 minus 12 minus 6i, भाई -6 इंटू i, यहाँ पर भी -6 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6j, फिर 8 minus 2 6 हो जाएगा प्लस 6k। इस तरीके से हमने a क्रॉस b की वैल्यू निकाली। डेफिनेटली आई जे के टर्म्स में है, आई जे के टर्म्स में है। इसका मतलब हमको ये गिवन वेक्टर्स का क्या मिला, वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 है प्रूव दैट a बार एंड b बार आर पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल तो कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है। a बार इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 9k, b बार इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। पैरेलल यदि आपको प्रूव करना है तो तीन तरीके हो सकते हैं।
पहला तरीका हो सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो। एंगल कैसे निकालते हैं, तो हमको मालूम है a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। डॉट प्रोडक्ट आप इन दोनों का निकाल सकते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 12 प्लस 9 इंटू 3। इससे a डॉट b आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ रख सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ऐसे ही मॉड b निकाल सकते हो, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और चेक कर लीजिए cos थीटा की वैल्यू डेफिनेटली 1 आएगी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर देखो, a क्रॉस b। तो पक्का है a क्रॉस b जो आएगा वो 0 आ जाएगा। और a क्रॉस b 0 कब आता है, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, mod a into mod b into sin theta into unit vectors in the normal direction। तो a क्रॉस b इसका आता है 0 वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स का, क्योंकि जो पैरेलल होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा 0 और sin 0 0 होता है। तो मैंने थ्योरी में आपको बताया है, यदि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और यदि टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। और थर्ड सबसे सिंपल मेथड जिससे आप तुरंत प्रूव कर सकते हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा है, आप बोल सकते हैं वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 9k। वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लो, तो i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर ए बार इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, ये जो दिख रहा है ना वो वेक्टर बी है। तो आपके सामने क्या आ गया, ए बार इट इज थ्राइस ऑफ बी बार। इसका मतलब ये वेक्टर बी है, तो जो ए है वो इसका 3 टाइम्स होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, वेक्टर ए बार एंड 3 बार आर पैरेलल वेक्टर। मतलब वेक्टर ए बार और बी बार भी क्या हुए, पैरेलल वेक्टर। ये 3b को आप क्या बोल सकते हो, इसको ए बार बोल दोगे ना। तो ये सबसे इजी तरीका जिससे प्रूव हो गया ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल। यदि a बार इज इक्वल टू b बार आ जाता तो ये प्रूव हो जाता है कि ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स है, लाइक वेक्टर्स। यदि a बार इज इक्वल टू माइनस b बार आ जाता तो ये प्रूव हो जाता है कि ये वेक्टर कैसे होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स। तो ये सबसे इजी मेथड है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, a man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. How long does he take to cross a river 1 km wide if the river flows steadily at 3 km per hour and he makes his strokes normal to the river current? How far down does he go when he reaches the other bank? तो ये है बच्चों सपोज रिवर, ये है रिवर की विड्थ 1 किलोमीटर, और जो मैन है वो उसकी पोजीशन ए पर है। ये रिवर का फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हम लोग क्वेश्चन में गिवन है, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। और ये जो पर्सन है ये स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर से
लेकिन ये जो अपने स्विमिंग कर रहे हैं वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है ए टू बी। तो इस कंडीशन में बच्चों ये डेफिनेटली ए से बी पर नहीं पहुंचेगा, रिवर थ्रस्ट की वजह से वो यहां कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इस मैन के स्विमिंग करने का है और ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रिवर का है। इसलिए इस मैन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। ये डायरेक्शन होगी उसकी नेट वेलोसिटी का, और जो डायरेक्शन नेट वेलोसिटी का होता है बॉडी उसी डायरेक्शन में जाती है। भले ही वो स्विमिंग कर रहा है ए टू बी, लेकिन होगा ये कि वो सी पर पहुंचेगा। अब इस डायरेक्शन में वो जो स्विमिंग कर रहा है वो 3 की स्पीड से है, सॉरी 4 की स्पीड से है, और जो रिवर है उसकी वेलोसिटी हमको गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। जो मैन है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर और रिवर की जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर। ये 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और इसका 3, तो ये 5 होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। मतलब नेट वेलोसिटी उसकी होगी 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो एसी डायरेक्शन में होगी। एक चीज याद रखो बच्चों, जैसे ये ब्रिज है, इस ब्रिज पर यदि आप चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, और मान लीजिए ब्रिज 5 किलोमीटर लॉन्ग है और आपने ये 5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 आवर में, लेकिन नीचे जब आप झांक के देख रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर है और ये वर्टिकल जो है वो 3 किलोमीटर है। अब आप यहां से यहां पहुंचे हैं 1 आवर में, तो इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में नो डाउट आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड है वो मानी जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी स्पीड मानी जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसके लिए जो स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगी वो इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो रिस्पॉन्सिबल होगी 5 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसके लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगी 4 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है उस डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जब रिवर क्रॉस हो रहा है और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो इसको क्रॉस करने के लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगी 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो मैन है उसकी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। यदि हम अलोंग ए बी बात करते हैं, अलोंग ए बी, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 4, डिस्टेंस है 1 और टाइम है t। तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू 1/4 आवर, मतलब 1 आवर मींस 60 मिनट्स, 60/4 मतलब 50 मिनट्स। तो इसका मतलब ये जो मैन है वो रिवर को क्रॉस करेगा 15 मिनट्स में। अब ये बात अलग है कि 15 मिनट्स में वो ए से कहां पहुंच जाएगा सी पर, और इस 15 मिनट्स में इस डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 किलोमीटर और इस डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है BC। तो इस BC के लिए अपन बात करें अलोंग BC, तो हमको मालूम है स्पीड है
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 3, डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम है 1/4 आवर। इसका मतलब 3/4 किलोमीटर इज इक्वल टू ऑफ एक्स। क्योंकि ये जो था ना बच्चों किलोमीटर पर आवर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर x इज इक्वल टू 3/4 मतलब 750 मीटर्स आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होता है। इसका मतलब इस पॉइंट से वो 750 मीटर डिस्टेंस पर जाकर पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से हमको ये जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। यस सर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट हमको देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बोटमैन कैन रो विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the river flows steadily at 5 kilometer per hour. In which direction should the boatman row in order to reach a point on the other bank directly opposite to the point from where he started? The width of the river is 2 kilometer. मतलब हमको ये रिवर फिर से गिवन है, विड्थ गिवन है 2 किलोमीटर। यहाँ पर बोटमैन है ए और डायरेक्ट जस्ट अपोजिट यहाँ पर वो पहुंचना चाहता है बी पॉइंट जस्ट अपोजिट। लेकिन हो क्या रहा है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है और वो जो अपनी बोट है, ए बोटमैन कैन रो विद स्पीड ऑफ, वो अपनी बोट चला सकता है 10 किलोमीटर पर आवर से इन स्टिल वाटर, जबकि रिवर फ्लो जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसके पास ताकत है उसी ताकत से ही तो बोट चलाएगा। स्वाभाविक यदि वो ए से बी डायरेक्शन में चलाएगा तो रिवर थ्रस्ट की वजह से वो बी पर ना पहुंच के यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, रिवर के डायरेक्शन में कुछ आगे पहुंच जाएगा और वो बी पर पहुंचना चाहता है। इसका मतलब है उसको उसको बोट इस डायरेक्शन में चलाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में। रिवर थ्रस्ट जो है वो लगेगा और फाइनली वो पहुंच जाएगा ए टू बी। मतलब उसको नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलना चाहिए, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट तो हमेशा कहां होता है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। इसलिए इस रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल में होना चाहिए तो हेड सेकंड वेक्टर के हेड पर। मतलब फिर वेक्टर डायग्राम ऐसा बनेगा और जो बोटमैन है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, उसको ये एंगल बनाएगा। रिवर फ्लो से भी अपन बात करें तो रिवर इस डायरेक्शन में रहती है, एंगल 90 है तो 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगा। अब जैसा हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो बोट है वो चला सकता है 10 की स्पीड से और रिवर जो उसकी वेलोसिटी है 5। ये जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 5। हमने थीटा एंगल माना है। एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब हम यहाँ पर साइन थीटा तो इजीली निकाल सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/10 1/2। साइन थीटा 1/2 इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 30 होना चाहिए। मतलब रिवर फ्लो से कितना एंगल होना चाहिए, 90 प्लस थीटा। तो रिवर फ्लो से एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इसका मतलब 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। इसका मतलब उसको रिवर फ्लो से बोट को किस एंगल में
120 डिग्री एंगल पर वो करना चाहिए। ऐसा करने से वो एग्जैक्टली अपना ए के अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, और जैसा आपकी इस पीडीएफ में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट लास्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्लास 11 की पीडीएफ में मैं बात करूं तो वेक्टर्स के ये क्वेश्चन, लेकिन साथ ही साथ अब मैं जेई मेंस और नीट के भी डाल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको वेक्टर्स के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसके बाद बच्चों में एडवांस के क्वेश्चंस डालूंगा तो उसमें भी आपको वेक्टर्स के बहुत टफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। इससे ऊपर और आपको चाहिए तो मेरे जो जेई मेंस और नीट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? Rain is falling vertically. Velocity of rain. ये है 30 मीटर पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. North to south. इस डायरेक्शन में जो है वो वुमेन बाइसिकल राइड कर रही है और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वुमेन है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। साइकिल चलाते चलाते एक हाथ से अपना अम्ब्रेला खोलना चाहती है रेन से बचने के लिए। तो स्वाभाविक है कि हमको रेन की वेलोसिटी फाइंड करना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। हमको फाइंड करना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। जो डायरेक्शन होगा रेन का वुमेन के रिस्पेक्ट में, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करेगी। तो इसका मतलब हमको फाइंड करना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। हम कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। रेन है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस वुमेन जा रही है इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ। ये डायरेक्शन था वेलोसिटी ऑफ वुमेन का। मतलब ये है रेन का डायरेक्शन, माइनस साइन में यहाँ शिफ्ट कर दीजिए प्लस लग जाएगा। जैसे यहाँ माइनस जाएगा इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट वेक्टर का लाइट वेक्टर, सेकंड वेक्टर का भी लाइट वेक्टर, उसका टेल कहाँ रखोगे? फर्स्ट वेक्टर का लाइट वेक्टर, सेकंड वेक्टर का लाइट वेक्टर और उसका टेल कहाँ रखोगे? ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। ये होगा माइनस ऑफ वुमेन। इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहां से कहां होगी? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। ये रिजल्टेंट होगा। इसको आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर प्लस माइनस वी डब्ल्यू, मतलब माइनस ऑफ वी डब्ल्यू, मतलब वी आर माइनस वी डब्ल्यू मिल गया। मतलब ये डायरेक्शन किसका है? रेन का विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला अपना पकड़ेगी रेन से बचने के लिए। इसका मतलब ये एंगल होगा थीटा।
और यही हमको फाइंड करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको रेन की स्पीड गिवन है 30, तो ये 30 होगी मॉड ये लेंथ, और वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट 10 है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 होगा। यहाँ पर ये थीटा जो मैंने एंगल लिया है ये हॉरिजॉन्टल से है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है। अब यदि हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाओगे तो मैं यहाँ पर एक्चुअली इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, मुझे यहाँ ज्यादा जगह दिख रही है बोर्ड पर। तो यहाँ tan थीटा होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 अपॉन 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। लेकिन यदि आप आंसर देखें तो वो आंसर है tan इनवर्स 1/3। वो आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। ये आंसर हॉरिजॉन्टल से कि वो जिस डायरेक्शन में चल रही थी साउथ डायरेक्शन में, उससे कितना एंगल बना है 30 डिग्री, tan इनवर्स 3। लेकिन वर्टिकल से यदि कितना झुकाना है यदि वो आप निकालोगे, यदि ये वर्टिकल के साथ में इसको थीटा ना भूलकर यदि आपने इसको थीटा बोला होता वर्टिकल के साथ में एंगल, तो यदि ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल थीटा होता, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यदि ये थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और 30 बेस हो जाता, और फिर आप tan थीटा निकालते तो आप क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलते 10 अपॉन 30 कैंसिल हो जाता, थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स 1/3। इसका मतलब यदि वुमेन अपने आप को सेफ रखना चाहती हैं तो उसका वर्टिकल के साथ में एंगल होना चाहिए tan इनवर्स 1/3 या हॉरिजॉन्टल से होना चाहिए tan इनवर्स 3। दोनों आंसर सही हैं और डिपेंड करता है कि आप एंगल कहां से बता रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों वेक्टर्स के पूरे क्वेश्चंस है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है बच्चों।